गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द विल पावर एकेडमी में। आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी कक्षा 7 का इतिहास का अध्याय 2, जिसका शीर्षक है नए राज्य और उनके राज्य। आज हम इसी अध्याय का प्रश्न अभ्यास करेंगे। तो आइए हम पहला प्रश्न करते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है जोड़े बनाओ, जिसमें 2 कॉलम दिया गया है। पहले कॉलम में लिखा गया है गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल, चोल। दूसरे कॉलम में लिखा गया है पश्चिमी दक्कन, बंगाल, गुजरात और राजस्थान, तमिलनाडु। तो आइए हम इसका सही मिलान करते हैं। गुर्जर प्रतिहार का रहेगा गुजरात और राजस्थान, राष्ट्रकूट का रहेगा पश्चिमी दक्कन, पाल का बंगाल, चोल का सही मिलान है तमिलनाडु। तो आइए हम दूसरा प्रश्न करते हैं। दूसरा प्रश्न है त्रिपक्षीय संघर्ष में लगे 3 पक्ष कौन कौन से थे। त्रिपक्षीय संघर्ष में लगे 3 पक्ष गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश के शासक थे। तीसरा प्रश्न है चोल साम्राज्य में सभा की किसी समिति का सदस्य बनने के लिए आवश्यक शर्तें क्या थी। चोल साम्राज्य में सभा की किसी समिति का सदस्य बनने के लिए निम्न शर्तें थी। पहला, सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां से भू राजस्व वसूला जाता है। दूसरा, उनके पास अपना घर होना चाहिए। तीसरा, उनकी उम्र 35 से 70 के बीच होनी चाहिए। चौथा, उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए। पांचवा, उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए और ईमानदार होना चाहिए। छठवां है यदि कोई पिछले 3 सालों में किसी समिति का सदस्य रहा हो तो वह किसी और समिति का सदस्य नहीं बन सकता। सातवां है जिसने अपने या अपने संबंधियों के खाते जमा नहीं कराए हैं वह चुनाव नहीं लड़ सकता। चौथा प्रश्न है चहमानों के नियंत्रण में आने वाले 2 प्रमुख नगर कौन से थे। चहमान के नियंत्रण में आने वाले 2 प्रमुख नगर दिल्ली और अजमेर थे। पांचवा प्रश्न है राष्ट्रकूट कैसे शक्तिशाली बने। राष्ट्रकूट शुरू में कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे। 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान दंतीदुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया। बाद में चालुक्यों को उसने हराया और अपनी सैनिक शक्ति में वृद्धि की। 6वां प्रश्न है नए राजवंशों ने स्वीकृति हासिल करने के लिए क्या किया। स्वीकृति पाने के लिए नए राजवंशों ने नई उपाधियां धारण की, हिरण्यगर्भ जैसे धार्मिक अनुष्ठानों का प्रदर्शन किया जो उन्हें क्षत्रियों का हिस्सा बनाएंगे। आगे, नए राजवंशों विशिष्ट क्षेत्रों में आधारित थे और मौजूदा राजा अक्सर उन्हें अपने अधीनस्थों या सामंतों के रूप में स्वीकार करते थे। उन्होंने खुद को महासामंत, महामंडलेश्वर आदि घोषित करने के लिए शक्ति और धन का प्रदर्शन किया। उन्होंने अपने अधिपति से अपनी स्वतंत्रता का दावा किया। उन्होंने सत्ता हासिल करने के लिए पड़ोसी क्षेत्रों के साथ युद्ध किया और इसे स्वीकार करने के लिए मंदिरों का निर्माण भी किया। 7वां प्रश्न है तमिल क्षेत्र में किस तरह की सिंचाई व्यवस्था का विकास हुआ। तमिल क्षेत्र में सिंचाई व्यवस्था का विकास निम्नलिखित तरह से हुआ। पहला, कुछ क्षेत्रों में कुएं खोदे गए और कुछ अन्य जगहों में बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए विशाल सरोवर बनाए गए। दूसरा, बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध बनाए गए। तीसरा, खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए नहरों का निर्माण किया गया। चौथा, कुछ इलाकों में जंगल को साफ किया गया और कुछ दूसरे इलाकों में जमीन को समतल किया गया। डेल्टा क्षेत्र में बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध बनाए गए और पानी को खेतों तक ले जाने के लिए नहरों का निर्माण किया गया। 8वां है चोल मंदिरों के साथ कौन कौन सी गतिविधियां जुड़ी थी। चोल मंदिरों के साथ निम्नलिखित गतिविधियां जुड़ी थी। पहला, चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाली बस्तियों के केंद्र बन गए। ये शिल्प उत्पादन के केंद्र थे। ये मंदिर शासकों और अन्य लोगों द्वारा दी गई भूमि से भी संपन्न हो गए थे। मंदिर के लिए काम करने वालों में पुरोहित, मालाकार, बावर्ची, मेहतर, नर्तकी, संगीतकार आदि थे। मंदिर शिव पूजा आराधना के स्थान नहीं थे, वे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र भी थे। 9वां है जिस तरह की पंचायती चुनाव आज हम देखते हैं उनसे उत्तर मेरूर के चुनाव किस तरह से अलग थे। उत्तर मेरूर के चुनाव की प्रणाली आज के समय के पंचायती चुनाव से काफ़ी अलग थी। उत्तर मेरूर चुनाव में समिति के सदस्यों के लिए पात्र व्यक्तियों के लिए तालपत्रों के छोटे टिकटों पर लिखे जाते थे और मिट्टी के बर्तन रख दिए जाते थे और किसी छोटे लड़के को हर समिति के लिए एक के बाद एक टिकट निकालने के लिए कहा जाता था। वर्तमान समय में चुनाव की प्रणाली, वर्तमान समय में पंचायत सदस्य को एक चुनाव चिन्ह के साथ चुना जाता है उन्हें मत पत्र कहा जाता है। मतदाता के द्वारा अपनी पसंद पर एक मुहर लगाई जाती है और उसे मत पेटी में डाल दिया जाता है। मतदान पूरा करने के बाद वोटों की गिनती की जाती है और प्राप्त मतों की अधिकतम संख्या के आधार पर विजेता का नाम घोषित किया जाता है। 10वां प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है आज के समय में वसूले जाने वाले करों के बारे में और जानकारी हासिल करें। क्या
यह नगद के रूप में है, वस्तु के रूप में है या श्रम सेवाओं के रूप में है। इसका उत्तर होगा हम कई करों का भुगतान करते हैं, जैसे संपत्ति कर, सड़क कर, सेवा कर, गृह कर, मनोरंजन कर, बिक्री कर आदि। ये नगद कर के रूप में है, ना कि वस्तु के रूप में है। तो आज के लिए बस इतना ही। आज का हमारा प्रश्न अभ्यास यहीं समाप्त होता है। अब हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए बाय।